जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज से संबंधित प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज से संबंधित प्रमेय क्या होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिया गया है समरूप त्रिभुजों से संबंधित प्रमेय। जो आपको जानते हैं कि त्रिभुज चैप्टर दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल आपको दिए गए हैं समरूप त्रिभुज के दिए गए हैं। तो समरूप त्रिभुज के जो सवाल आपको लगेंगे, आप जानते हैं वह प्रमेय से लगेंगे। तो समरूप त्रिभुज को जानते हैं कि लगाने के लिए आप जानते हैं कि प्रमेय की आवश्यकता होगी। तो समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रमेय क्या होती है, इनके बारे में सीखेंगे। क्योंकि जानते हैं कि जो रेखा गणित आपकी ज्यामिति होती है, इनमें जितने भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे वह सब प्रश्न आपके जानते हैं कि प्रमेय थ्योरम से हल होते हैं। तो इसीलिए अब हम थ्योरम प्रमेय के बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते चलेंगे। तो समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रमेय, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रमेय थ्योरम क्या होती है। आप जानते हैं कि प्रमेय को अंग्रेजी में थ्योरम कहते हैं। प्रमेय का मतलब देखिए साध्य होता है या प्रमाण द्वारा सिद्ध कथन। अगर देखिए प्रमाण के द्वारा कोई भी चीज अगर सिद्ध कर दिया जाता है तो उसे गणित में प्रमेय का नाम दिया जाता है। तो प्रमेय का मतलब क्या होता है, साध्य होता है। और इसका व्यवहारिक अर्थ देखेंगे तो प्रमाण द्वारा सिद्ध कथन, प्रमाण द्वारा सिद्ध कथन। तो इसका मतलब प्रमेय का मतलब हो गया साध्य है, और साध्य का मतलब हो गया प्रमाण द्वारा सिद्ध कथन। तो प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध कथन होते हैं वही आपके प्रमेय होते हैं, इसको जानेंगे। मतलब प्रमेय का मतलब ये हो गया कि अगर प्रमाण के द्वारा किसी भी चीज को हम सिद्ध कर दे, सही कर दे, तो वही आपकी प्रमेय होती है। अब इसकी देखिए परिभाषा दी जाती है कि ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय की परिभाषा होती है ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय का मतलब क्या होता है कि आपको जानते हैं कि जो कथन आपको दिए जाएंगे, जो वाक्य आपको दिए जाएंगे, अगर उनको हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर देते हैं तो वही आपकी प्रमेय होती है। तो प्रमेय की परिभाषा आपको दी गई कि ऐसा कथन जिसे हम प्रमाण के द्वारा सही सिद्ध कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। आगे अगर बात करें हम, तो यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रमेय को स्वयं सिद्धों एवं सामान्य तर्क से सिद्ध किया जा सकता है। तो जो प्रमेय होती है, प्रमेय को देखिए स्वयं सिद्ध हो। स्वयं सिद्ध का मतलब जानते कि यह है, इसमें जानते हैं कि एक प्रमेय से दूसरी प्रमेय सिद्ध की जाती है। तो इसमें स्वयं सिद्धो एवं सामान्य तर्क है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो होते हैं लॉजिक आपके तर्क होते हैं, तो सामान्य तर्क के द्वारा और अपने बुद्धि विवेक के द्वारा जब हम जानते हैं कि चीजों को सिद्ध कर देते हैं सही, तो वही आपका क्या होता है कि प्रमेय होता है। तो प्रमेय क्या है कि प्रमेय को स्वयं सिद्धो एवं सामान्य तर्क से सिद्ध किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रमेय एक कथन है। प्रमेय क्या है, एक कथन है जिसे स्वीकृत गणितीय संक्रियाओं और तर्कों द्वारा सत्य साबित किया जा सकता है। प्रमेय क्या है कि प्रमेय एक कथन है जिसे स्वीकृत गणितीय संक्रियाओं और तर्कों द्वारा सत्य साबित किया जा सकता है, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दिया कि प्रमेय एक कथन है जिसे स्वीकृत गणितीय संक्रियाओं और तर्कों द्वारा सत्य साबित किया जा सकता है। अगला पॉइंट आपको दिया है, यदि विलोम भी सत्य प्रमाणित कर दिया जाए तो वह स्वयं एक प्रमेय होता है। आप जानते हैं कि जो प्रमेय आपकी होती है, अगर उसका हम विलोम भी अगर प्रमाणित क्या करते कि सही कर दे प्रमाण के द्वारा, तो वो भी जानते क्या होती है कि एक प्रमेय होती है। मतलब जो प्रमेय आप पढ़ेंगे, जो जानते कि अपने तर्कों के द्वारा आप सही सिद्ध करेंगे,
अगर उसके विपरीत उसके उल्टे को भी आप सिद्ध कर देते हैं तो वह भी एक प्रमेय आपकी बन जाएगी। इसका मतलब प्रमेय क्या होता है कि प्रमेय आप जानते कि इसको अपने सामान्य तर्क के द्वारा, स्वयं सिद्धों के द्वारा आप जानते हैं कि इसे सही साबित किया जाता है। तो जब इसे हम सामान्य तर्कों के द्वारा सही साबित कर देंगे तो वही आपकी प्रमेय होती है। यहाँ पर प्रमेय के बारे में आपको बताया गया। आगे इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों को आप देखते चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए है कि प्रमेय में दो मुख्य चीजें होती हैं। जो देखिए प्रमेय होती है, प्रमेय में दो मुख्य चीजें होती हैं। इसको ध्यान देंगे कि मुख्य में जानते हैं कि दो महत्वपूर्ण चीजें आपकी आती हैं। वह दो महत्वपूर्ण चीजें क्या आती हैं? देखिए, नंबर एक आपका जो होता है निष्कर्ष, नंबर एक जो आपका देखिए होता है शर्त, और नंबर दो देखिए आपका होता है निष्कर्ष। यह दो चीजें आपकी जरूर होनी चाहिए। तो प्रमेय में दो मुख्य चीजें होती हैं। नंबर एक आपका देखिए शर्त होता है, नंबर दो आपका देखिए निष्कर्ष होता है। अगर कोई भी आपको प्रमेय दी गई है तो उस प्रमेय में दो चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। वह चीजें क्या होनी चाहिए? नंबर एक आपकी शर्त होनी चाहिए, नंबर दो आपका निष्कर्ष होना चाहिए। अगर आपको शर्त और निष्कर्ष दो चीजें दी गई हैं तो आपकी प्रमेय होंगी। तो यहाँ पर सीखे क्या कि प्रमेय में दो मुख्य चीजें होती हैं, प्रमेय में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। नंबर एक आपका शर्त होता है, नंबर दो आपका निष्कर्ष होता है। तो प्रमेय में आपकी दो चीजें अवश्य होंगे। नंबर एक आप जानते हैं क्या होगा आपका? शर्त। नंबर दो आपका होगा निष्कर्ष। आगे बात करेंगे कि किसी भी प्रमेय में शर्त और निष्कर्ष दो चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर शर्त और निष्कर्ष नहीं होते हैं तो वह प्रमेय नहीं होती है, तो वह प्रमेय नहीं होती है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी प्रमेय आपको दी गई है, उस प्रमेय में जानते हैं कि दो चीजें आपकी देखिए अवश्य होंगे। नंबर एक आपकी शर्त होगी, नंबर दो आपका निष्कर्ष होगा। तो आप जानते हैं कि शर्त और निष्कर्ष अगर नहीं होगा तो वह प्रमेय ही नहीं होगी। तो किसी प्रमेय की पहचान दो चीजों से होती है, नंबर एक शर्त से, नंबर दो निष्कर्ष से। तो कोई भी प्रमेय आपको दी जाएगी तो उसमें आप जानते हैं कि शर्त और निष्कर्ष दो चीजें अवश्य होंगे। तो प्रमेय की पहचान दो चीजों से की जाती है, उसके शर्त से और निष्कर्ष से। तो इतना आप ध्यान देंगे कि अगर किसी भी प्रमेय में आपको शर्त और निष्कर्ष नहीं दिया गया है तो आप जानते हैं कि वह प्रमेय नहीं होगी। तो शर्त और निष्कर्ष से प्रमेय की पहचान होती है, शर्त और निष्कर्ष से प्रमेय को पहचाना जाता है। इसको ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। आगे देखिए, अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, तो प्रमेय की खोज। अगर देखिए हम प्रमेय की खोज की बात करें कि प्रमेय की खोज कहाँ से की गई, प्रमेय कहाँ से आई, तो इनके बारे में अगर चर्चा करें तो आप जानते हैं कि प्रमेय की खोज करने वाले यूनानी गणितज्ञ या ग्रीक गणितज्ञ। तो देखिए, चाहे हम यूनानी भाषा कहें चाहे ग्रीक भाषा कहें, तो आप जानते हैं कि ग्रीक भाषा को ही यूनानी भाषा कहते हैं, यूनानी भाषा को ही ग्रीक भाषा कहते हैं। तो ये यूनानी गणितज्ञ थे या ग्रीक गणितज्ञ थे। तो यहाँ पर जानते हैं कि यूनान आपका देश है, ग्रीक आपका देश है। तो यहाँ पर जानते हैं कि इन दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही से है। तो चाहे हम यूनानी गणितज्ञ कहें चाहे ग्रीक गणितज्ञ कहें, दोनों आपका सही होता है। तो ग्रीक गणितज्ञ या यूनानी गणितज्ञ थेल्स को माना जाता है। तो प्रमेय की खोज करने वाले यूनानी गणितज्ञ या ग्रीक गणितज्ञ थेल्स को माना जाता है। तो जो थेल्स आपके थे, इनको देखिए बताया जाता है कि इन्होंने सबसे पहले प्रमेय की खोज की थी। तो जो प्रमेय आपकी बनी थी इन्हीं के नाम से बनी थी। तो सबसे पहले इन्होंने प्रमेय के बारे में सोचा, इन्होंने सबसे पहले प्रमेय की खोज की। तो इतना ध्यान देंगे कि यूनानी गणितज्ञ या ग्रीक गणितज्ञ थेल्स ने प्रमेय की खोज की थी, ऐसा माना जाता है अन्य गणितज्ञों का। आगे बात करेंगे कि गणित की पहली प्रमेय थेल्स प्रमेय मानी जाती है।
तो जो गणित की देखिए पहली प्रमेय आपकी होती है यह थेल्स प्रमेय होती है। इसको ध्यान देंगे कि गणित की पहली प्रमेय थेल्स प्रमेय मानी जाती है, क्योंकि जानते हैं कि थेल्स गणितज्ञ ने तो सबसे पहले प्रमेय की खोज की, तो उन्होंने अपने नाम पर एक प्रमेय बनाया जिसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। तो गणित की पहली प्रमेय थेल्स प्रमेय मानी जाती है। आप जानते हैं कि इसकी खोज कौन किए थे? गणितज्ञ आपके थेल्स किए थे। और जानते कि जो प्रमेय होती है, प्रमेय की खोज करने वाले यूनानी गणितज्ञ या ग्रीक गणितज्ञ थेल्स को ही माना जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बनेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इनको आप ध्यान देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। आगे देखिए, अगर बात करेंगे तो प्रमेय में देखिए आपको एक चीज मिलेगी, प्रमाण या उपपत्ति बार बार मिलेगी। प्रमाण या उपपत्ति, इसे देखिए हम अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं। तो जब कोई भी चीज हम देखिए प्रूफ करते हैं, मतलब किसी भी चीज का प्रमाण देते हैं, यह देखिए क्या होता है। तो जितनी भी देखिए आपको प्रमेय दी जाएगी, सभी प्रमेय में देखिए आप उपपत्ति या प्रमाण देंगे, इसलिए उपपत्ति या प्रमाण बार बार आएंगे। यह क्या होते, इनके बारे में सीखेंगे। तो किसी प्रमेय को सही दिखाने की प्रक्रिया को प्रमाण कहा जाता है। किसी प्रमेय को, अगर कोई भी आपको प्रमेय दी गई है, सही दिखाने की प्रक्रिया को, उसे देखिए सही दिखाने की प्रक्रिया को, उसे सत्य बताने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। तो इसका मतलब किसी प्रमेय को, अगर कोई भी आपको प्रमेय दी गई है, सही दिखाने की प्रक्रिया को, उसको आपको सही बताना, सत्य बताना, ठीक बताने के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहा जाता है। मतलब प्रमाण के द्वारा हम उस प्रमेय को सही साबित कर देते हैं। यह आपका देखिए प्रमाण रहा, इसे अंग्रेजी में हम लोग प्रूफ कहते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज के लिए प्रूफ आपको देना पड़ता है। तो वैसे जो आपकी प्रमेय होती है, प्रमेय में भी आप प्रूफ के द्वारा उस प्रमेय को सही बता सकते हैं। तो मतलब कोई भी प्रमेय आपकी सही है कि नहीं, इसका कैसे पता करेंगे? प्रमाण के द्वारा। अगर हम प्रमाण के द्वारा उसे जानते हैं, सही कर देंगे, तो आपकी प्रमेय रहेगी। अगर प्रमाण के द्वारा सही नहीं दिखा पाएंगे तो वह प्रमेय नहीं रहेगी। तो प्रमेय जो आपकी होती है, तो प्रमेय को सही साबित करना प्रमाण कहलाता है। यह आप सीखे, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। यह देखिए सवाल लगाते समय कोई भी अगर प्रश्न आपको सिद्ध करने वाला देगा, दर्शाने वाला देगा, दिखाने वाला देगा, तो उसमें प्रमाण की जरूर आवश्यकता आपकी होती है। तो प्रमाण को आप ध्यान देंगे। यह आप प्रमेय को सिद्ध करते भी समय इस्तेमाल करेंगे और सवाल को लगाते समय भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद आगे के पॉइंट पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें तो प्रमेय में देखिए आपको बार बार एक नई चीज आएगी, यह आपको याद करना पड़ेगा और इसी की सहायता से आप सवाल लगाएंगे। यह बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। दिया गया देखिए मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा। तो मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है मुख्य प्रतिज्ञा, मूल प्रतिज्ञा, तो इनके बारे में अगर हम बात करें, यह क्या होता है कि प्रमेय के कथन को मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा कहते हैं। तो प्रमेय के कथन को जानते हैं कि जो प्रमेय का आपका कथन होता है, जो प्रमेय का आपका वाक्य होता है, उस वाक्य को हम मुख्य प्रतिज्ञा कहते हैं या मूल प्रतिज्ञा कहते हैं। इसको आप ध्यान देंगे कि प्रमेय के कथन को मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा कहते हैं। मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा का प्रयोग सूत्र के रूप में किया जाता है। सूत्र के रूप में किया जाता है, इसको ध्यान देंगे कि जो मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा का प्रयोग होता है, सूत्र के रूप में किया जाता है। इसका मतलब क्या निकला कि रेखा गणित या ज्यामिति में देखिए आप जितने भी सवाल को हल करेंगे या जितने भी आप सवाल को सिद्ध करेंगे, आप जानते हैं कि सब में प्रमेय लगेगी। तो जो प्रमेय देखिए होती है, ये
ज्यामिति या रेखा गणित में सूत्र का काम करती है। तो रेखा गणित या ज्यामिति में देखिए अलग से ज्यादा आपके सूत्र नहीं होते हैं, उनमें सूत्र के रूप में, उनमें फार्मूला के रूप में प्रमेय ही काम करती है। तो रेखा गणित या ज्यामिति के प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो उसमें प्रमेय जो आपकी होती है, थ्योरम जो होती है, यही जानते हैं कि सूत्र के रूप में काम करेंगे, यही जानते हैं कि आपके फार्मूला के रूप में काम करेंगे। तो जो प्रमेय होती है यह जानते हैं कि एक प्रकार का सूत्र होती है रेखा गणित या ज्यामिति के लिए। प्रमेय एक गणितीय सिद्धांत है। तो जो प्रमेय आपका है यह एक गणितीय सिद्धांत का सुगठित सूत्र है। तो जो आपका देखिए प्रमेय होती है यह गणितीय सिद्धांत का सुगठित सूत्र होता है। मतलब इनको जानते कि जब हम सुगठित मतलब इनको जानते हैं कि एक पंक्तियों के द्वारा, एक वाक्यों के द्वारा जब इसे हम बद्ध कर देते हैं तो वही जानते हैं कि आपका प्रमेय होता है। तो प्रमेय एक गणितीय सिद्धांत का सुगठित सूत्र है, इसको ध्यान देंगे। यह सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इतना आप दिमाग में बैठाइएगा कि रेखा गणित या ज्यामिति में जितने आपके सूत्र होते हैं सब प्रमेय होती है। तो रेखा गणित या ज्यामिति के प्रश्नों को लगाने के लिए आपको प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमेय ही रेखा गणित या ज्यामिति में सूत्र का काम करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे इसके बाद हम आपको बताते हैं। अगले पॉइंट पर अगर चलेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। ज्यामिति या रेखा गणित में प्रमेय की मुख्य प्रतिक्रिया ही सूत्र का कार्य करती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। तो यहाँ पर यह आपको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है। यह देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पॉइंट देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दिया गया कि ज्यामिति या रेखा गणित में प्रमेय की मुख्य प्रतिक्रिया ही सूत्र का कार्य करती है। तो ज्यामिति या रेखा गणित में प्रमेय की मुख्य प्रतिक्रिया ही सूत्र का कार्य करती है। तो आप जानते हैं कि ज्यामिति या रेखा गणित में जो आपके जानते हैं कि मुख्य प्रतिक्रिया होती है, या जानते हैं कि जो आपकी मूल प्रतिक्रिया होती है, यही आपकी सूत्र का कार्य करती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि आप जानते हैं कि जो सूत्र आप पढ़ेंगे रेखा गणित या ज्यामिति में वह प्रमेय होती है। तो रेखा गणित या ज्यामिति में जो प्रमेय होती है वही सूत्र होती है। तो रेखा गणित या ज्यामिति में सवालों को लगाने के लिए या सवालों को सिद्ध करने के लिए आप प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रमेय ही सूत्र होती है रेखा गणित या ज्यामिति के लिए। तो इसको ध्यान देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहा कि ज्यामिति या रेखा गणित में प्रमेय की मुख्य प्रतिक्रिया ही सूत्र का कार्य करती है। अगले पॉइंट को देखेंगे। रेखा गणित या ज्यामिति में प्रश्नों को हल करने के लिए एवं सिद्ध करने के लिए प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेखा गणित या ज्यामिति में प्रमेय ही सूत्र होती है। इसको ध्यान देंगे कि रेखा गणित या ज्यामिति में प्रश्नों को हल करने के लिए एवं सिद्ध करने के लिए प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेखा गणित या ज्यामिति में प्रमेय ही सूत्र होते हैं। यह देखिए आपकी लाइन जो है यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। यही देखिए आपका काम करेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। यह जो पॉइंट आपको देखिए बताया गया है यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है, इसमें देखिए क्या दिया गया कि रेखा गणित या ज्यामिति में जो आप रेखा गणित या ज्यामिति पढ़ेंगे प्रश्नों को हल करने के लिए, मतलब जितने भी प्रश्न को आप हल करेंगे
एवं सिद्ध करने के लिए और सिद्ध करने के लिए प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ज्यामिति या रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए एवं सिद्ध करने के लिए प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो आप सीखे क्या कि रेखा गणित या ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए एवं सिद्ध करने के लिए प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेखा गणित या ज्यामिति में प्रमेय ही सूत्र होती है। तो रेखा गणित या ज्यामिति में प्रमेय ही क्या होती है? सूत्र होती है। तो रेखा गणित या ज्यामिति में प्रमेय ही आपकी सूत्र होती है, प्रमेय ही सूत्र का काम करती है। तो इसका मतलब हम प्रमेय का प्रयोग करके रेखा गणित के प्रश्नों को हल करते हैं या सिद्ध करते हैं। तो रेखा गणित या ज्यामिति में सूत्र क्या होता है? प्रमेय होती है। सवाल किससे लगते हैं? प्रमेय से लगते हैं। सवाल किससे सिद्ध होते हैं? प्रमेय से सिद्ध होते हैं। तो इसलिए रेखा गणित या ज्यामिति में आप जानते हैं कि सब कुछ प्रमेय से किया जाता है, थ्योरम से किया जाता है। इसको ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताए हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए अब प्रमेय की देखिए शुरुआत होती है। इन प्रमेय को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इन्हीं प्रमेय से आपके सवाल लगेंगे। इनको आपको याद रखना है, ध्यान देना है। देखिए जो प्रमेय आपको एक दी गई है, प्रमेय एक, नंबर नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। तो प्रमेय एक आपको दी गई है। देखिए थेल्स प्रमेय दी गई है। यह जानते हैं कि जो आपके यूनानी गणितज्ञ या ग्रीक गणितज्ञ आपके थेल्स जी हैं, उनके नाम पर बनी है थेल्स प्रमेय। क्योंकि जानते हैं कि पहली प्रमेय थेल्स प्रमेय मानी जाती है और प्रमेय की खोज करने वाले यूनानी गणितज्ञ थेल्स को ही माना जाता है, इसलिए यही पहली प्रमेय आप पढ़ेंगे। तो पहली प्रमेय आपकी देखिए थेल्स प्रमेय दी गई है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय दिया गया है। अगर इसे शॉर्टकट में लिखते हैं तो देखिए BPT लिखा जाता है, या इसी को देखिए हम मूल अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसको भी अंग्रेजी में शॉर्टकट में BPT कहा जाता है, या आनुपातिक आधारभूत प्रमेय, इसको भी अंग्रेजी में शॉर्टकट में हम कहते हैं BPT कहते हैं, या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय इसको कहते हैं, अंग्रेजी में शॉर्टकट में BPT कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय को देखिए इतने नामों से जानते हैं, इन सबका मतलब एक है, केवल थोड़ा थोड़ा आपका नाम किसी अन्य किताब में अलग दिया रहेगा, किसी अन्य किताब में अलग दिया रहेगा। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलेंगे, सभी नाम हम आपको एक जगह दे दिए हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से इसे थेल्स प्रमेय के नाम से जानेंगे। थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, इसी को मूल अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, इसी को अनुपातिक आधारभूत प्रमेय कहते हैं, इसी को मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इतने नाम है। तो थेल्स प्रमेय के ये सब नाम आपको दिए गए हैं, सबको अंग्रेजी में BPT कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि BPT क्या होता है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यह सब देखिए जो प्रमेय आपको दी गई है, यह सब प्रमेय आपकी एक है, इनका देखिए मतलब सबका एक है, केवल नाम इनकी अनेक हैं, लेकिन सबका काम एक रहेगा। इसको ध्यान देंगे, इस प्रमेय को याद रखेंगे कि पहली प्रमेय आपकी थेल्स प्रमेय है, या इसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, या इसी को मूल अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, या इसी को अनुपातिक आधारभूत प्रमेय कहते हैं, या इसी को मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। और सबको अंग्रेजी में शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? BPT कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको अभी आपको समझाएंगे। यह नाम देखिए आपका याद रखेंगे, इनके बारे में भी आपको डिटेल में हम सिखाएंगे, इस प्रमेय के बारे में जानेंगे। यह इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आप ध्यान देंगे।
अब इसके बाद अगर बात करें थोड़ा, इसको देखिए अंग्रेजी में शॉर्टकट में हम बीपीटी कहते हैं। बीपीटी का मतलब होता है देखिए बेसिक, यह देखिए प्रोपोर्शनैलिटी, इसके बाद आपको देखिए दिया गया थ्योरम दिया गया है, इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं बेसिक का मतलब आधारभूत, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है समानुपातिक, और थ्योरम का मतलब क्या होता है, प्रमेय होता है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहें या इसी को देखिए हम लोग इसी को ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो चाहे इसको देखिए हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं तो बात एक ही है। यह देखिए इंग्लिश में हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, तो क्योंकि देखिए हिंदी आपके शब्द बड़े बड़े दिए गए हैं, तो हिंदी में लिखेंगे थोड़ा समय लगेगा, बड़ा नाम है, इसका शॉर्टकट नाम बना दिया गया है। तो आप जानते हैं कि बीपीटी का मतलब बेसिक है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आपकी होती है हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो होती है, या इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो हम इतना बड़ा नाम ना लिखे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ना लिखे, शॉर्टकट में लिख देते हैं बीपीटी। तो जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती है इसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में हम लिखते हैं बीपीटी। तो बीपीटी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है, हिंदी में कहते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या इसी को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो हिंदी में नाम बड़ा होने की वजह से बार बार सवाल लगाते समय इस्तेमाल होगा तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं बीपीटी। इसको आप ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए अगर हम बात करें तो आगे यह होती क्या है, अब इसके बारे में सीखेंगे। इसके देखिए मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा का मतलब जो मूल कथन आपका होता है जिसकी सहायता से आप सवाल लगाएंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो इसको आपको देखिए मुंह जुबानी याद करना है, इसे आपको लर्न बाय हार्ट करना है, इसे मेमोराइज करना है। यह जब याद रहेगा तो सवाल आपको समझ में आएगा, लगाने भी मजा आएगा, इसलिए इसको आप याद कर डालेंगे। यह देखिए क्या होता है, त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, अगर देखिए कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया है उसमें किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अगर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर कोई भी आपको त्रिभुज दिया गया है उसमें किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, इसको ध्यान देंगे। अथवा यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यह देखिए इसी को दूसरे भाषा में कहा गया, इन दोनों का मतलब एक है। एक बार फिर से आप समझेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। यह देखिए जो आपको दिया गया है इसको आप जरूर याद रखेंगे। यह मुख्य प्रतिज्ञा ही देखिए आपको याद होनी चाहिए। अगर मुख्य प्रतिज्ञा आपको याद है, मूल प्रतिज्ञा अगर आपको याद है तो इसी से आप सवाल लगाएंगे। तो जितनी भी प्रमेय आपकी होती है सबकी आपको देखिए मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा याद होनी चाहिए, क्योंकि सवाल आपके जो होते हैं ये मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा से ही हल होते हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, इनको आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा, मौखिक याद कर लीजिएगा। यह मुजुबानी आपका याद होना चाहिए। यह मूल प्रतिज्ञा या मुख्य प्रतिज्ञा है, सवाल लगाते समय यही सूत्र का काम करेंगे, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम चित्र के माध्यम से इसे आपको बताते हैं। अब देखिए अगर हम चित्र की बात करें तो ध्यान से देखना। यहां पर अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर देखिए एक त्रिभुज आपका एबीसी दिया गया है। एक त्रिभुज देखिए आपका एबीसी दिया गया है। इसमें देखिए बीसी के समांतर डीई रेखा खींचे हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको एबीसी दिया गया है, इसमें बीसी के समांतर देखिए डीई रेखा खींची गई है। तो जो डीई रेखा है यह बीसी के क्या है, समांतर है। तो नियम आप क्या पढ़े कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस त्रिभुज एबीसी में यदि डीई देखिए यदि बीसी समांतर आपको डीई दे दे, मतलब बीसी के समांतर क्या हो जाए, डीई हो जाए, या डीई की समांतर आपको बीसी हो जाए। अगर बीसी के समांतर डीई है तो अब देखिए यदि बीसी समांतर डीई है तो अगर देखिए आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाएगी तो अन्य दो भुजाओं का, अन्य दो भुजा में देखिए आपका कौन कौन है, एक एबी है एक एसी है। तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो अब इनका अनुपात आपस में बराबर होगा, लेकिन ध्यान देंगे कि समरूप त्रिभुज में आप जानते हैं कि यह त्रिभुज में आपको हमेशा संगत लेना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपका बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं देखिए, तो अगर आपको देखिए अगर देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज देखिए आपको दिया गया एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में यदि बीसी समांतर डीई है, अगर बीसी के समांतर देखिए डीई है तो अब अनुपात बनाइए। देखिए यहां से अनुपात देखिए हम एडी ले रहे हैं तो हो जाएगा देखिए आपका एडी और बटे हो जाएगा आपका डीबी। तो यहां से अनुपात हो जाएगा ए और बटे हो जाएगा ईसी। तो यही देखिए आपका हो गया कि नंबर एक एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो यहाँ पर अनुपात बराबर देखिए होगा एडी और बटे डीबी और बराबर एई और बटे आपका ईसी हो जाएगा। यह जानते हैं कि अनुपात आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। या इसी को देखिए उलट देंगे तो डीबी आपका ऊपर चला जाएगा, एडी नीचे आ जाएगा। तो डीबी बटे एडी, ईसी देखिए ऊपर चला जाएगा तो एई नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा डीबी बटे एडी बराबर ईसी बटे एई। तो जब देखिए किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा होगी तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे एसी। तो या इसको उलट देंगे तो डीबी बटे एडी बराबर ईसी बटे एई होगा। तो इसको याद रखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भुजा किसी रेखा के समांतर आपको दी गई है या अनुपात बराबर होंगे। और देखिए अनुपात कैसे बराबर हो सकता है, देखिए टोटल मान देखिए ए बी और बटे देखिए छोटा मान हम एडी लेते हैं। टोटल मान आपका ए बी और बटे एडी, इसके संगत इधर लेंगे तो एसी बटे क्या हो जाएगा, एई। तो हो जाएगा ए बी बटे एडी बराबर एसी बटे एई। या इसको देखिए उलट दीजिए तो एडी बटे ए बी बराबर एई बटे एसी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एडी बटे ए बी बराबर एई बटे एसी होगा। तो अन्य भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या देखिए यहाँ से देखिए टोटल भुजा हम ले लेते हैं ए बी, यहाँ से देखिए ले लेते हैं डी बी।
तो हो जाएगा आपका ए बी बटे आपका डी बी और बराबर यहाँ से देखिए हो जाएगा ए सी बटे आपका हो जाएगा ई सी। तो यहाँ पर ए बी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ई सी हो जाएगा, या इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो डी बी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ई सी बटे ए सी। यह देखिए अनुपात आपका बराबर हो गया। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सूत्र है, सवाल लगाते समय काम देगा, इससे बहुत ज्यादा सवाल आपके लगेंगे। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, यह सीधे सीधे आप समझेंगे कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाएगी तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात जितने प्रकार से आप बना सकते बनाएंगे, बस आपकी शर्त यह है कि संगत होना चाहिए। तो पहला हम देखिए बनाए हैं कि ए डी बटे डी बी करके और बराबर ए ई बटे ई सी करके, दूसरा देखिए ए बी बटे ए डी करके बनाए हैं तो ए सी बटे आपका ए हुआ है, और एक हम बनाए हैं ए बी बटे डी बी करके बराबर आपका ए सी बटे ई सी। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, जैसे इस भुजा को आप लेंगे अनुपात के रूप में, वैसे संगत इस भुजा के अनुपात को आपको लेना पड़ेगा। तो नियम सीखे कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भुजा किसी रेखा के समांतर है तो अन्य सभी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यह सवाल लगाते समय आपका इस्तेमाल होगा, इससे अनेक सवालों को आप हल कर सकते हैं। यह सूत्र आपका है, यह थेल्स प्रमेय का सूत्र है। यह थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय होती है उसका सूत्र है। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह नियम है। अगर इसको हम और डिटेल में अगर आपको समझाने का प्रयास करें, इसको देखिए और अगर हम समझाने का प्रयास करें आपको डिटेल में, तो ध्यान से देखिए नियम आप क्या सीखे। देखिए कि अगर देखिए कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया, यहां पर देखिए एक त्रिभुज हम मान लेते हैं आपका ए बी सी है, तीन त्रिभुज बना रहे हैं। यहां पर देखिए एक त्रिभुज हम मान लेते हैं ए बी, ए बी सी। यहां पर भी देखिए एक त्रिभुज हम मान लेते हैं ए बी सी। अब इसमें देखिए तीन त्रिभुज आपको दिए गए हैं। तो नियम क्या पढ़े कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो चलो समांतर रेखा खींचो। हम देखिए इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर रेखा खींचे, इसके समांतर, यह डी ई। तो देखिए नियम आप क्या पढ़े कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे जाते हैं, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कि चूंकि डी ई समांतर बी सी है, बी सी है, इसलिए नियम क्या सीखे कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता, बराबर होता। तो यह देखिए जो भुजा आपकी यह भुजा और यह भुजा, इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसलिए देखो यहां से निकलेगा ए डी और बटे यहां से निकलेगा आपका डी बी, बराबर यहां से निकलेगा आपका ए ई और बटे यहां से निकलेगा आपका ई सी। यह देखो अनुपात आपका बराबर हो गया कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे क्या हो जाएगा, बोलिए ई सी हो जाएगा। ठीक, अब देखो इधर अगर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यह त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें देखिए कि हम किसके समांतर मान लेते रेखा, ए बी के समांतर यहाँ रेखा खींच दिए, ए बी मान लेते हैं यह डी ई रेखा है, यह समांतर, यहाँ पर इसके समांतर यह रेखा हम देखिए खींच दिए हैं, यह इसके समांतर रेखा है। अब यहाँ पर देखिए जब त्रिभुज ए बी सी दिया गया है तो इसमें देखिए इसके समांतर इसकी रेखा हम खींची हैं।
तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें देखिए ए बी के समांतर डी है, तो ए बी समांतर आपको देखिए क्या दिया गया है, डी ई, यहाँ पर है डी ई। तो चूंकि आपका देखिए दिया गया क्या, चूंकि ए बी समांतर डी ई है या ई डी है, यह समांतर है, तो इसलिए इसमें अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाएगी तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या होगा, तो यहाँ से निकालेंगे कि आपका ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी बराबर बी डी और बटे क्या हो जाएगा, डी सी। तो इसमें देखिए अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए इसी प्रकार से, तो इसमें देखिए हम BC के समांतर खींचे, इसमें AB के, इसमें AC के समांतर खींचते हैं। इसमें देखिए जब AC के समांतर यहां से देखिए रेखा खींचेंगे तो मान लेते हैं आपका DE आपको दिया है। तो जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हो जाएगा आपका देखिए कि DE समांतर AC। तो चूंकि DE समांतर AC है, इसलिए अन्य भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AD बटे DB, AD बटे DB बराबर देखिए हो जाएगा AD बटे DB बराबर CE बटे EB होगा। तो AD बटे DB बराबर CE बटे EB। यह जानते कि अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। यही आपकी रही थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में सीखे क्या कि थेल्स प्रमेय में आपको यह बताया गया कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे सवाल आपके लगते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रमेय है, इससे बहुत ज्यादा आपको सवाल दिए जाते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। आगे देखिए, अगर बात करें आगे देखिए प्रमेय 2 आपको दिया गया है। तो जो प्रमेय 1 पढ़े हैं उसका देखिए उल्टा आपका प्रमेय 2 होता है। प्रमेय 2 को हम लोग देखिए कहते हैं थेल्स विलोम प्रमेय। प्रमेय 2 को क्या कहेंगे, थेल्स विलोम प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता विलोम प्रमेय या मूल आनुपातिकता विलोम प्रमेय या अनुपातिक आधारभूत विलोम प्रमेय या मूलभूत समानुपातिकता विलोम प्रमेय। यह देखिए आपकी इंपॉर्टेंट ये भी प्रमेय है कि प्रमेय 2 आपकी है कि थेल्स विलोम प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता विलोम प्रमेय या मूल आनुपातिकता विलोम प्रमेय या आनुपातिक आधारभूत विलोम प्रमेय या मूलभूत समानुपातिकता विलोम प्रमेय। यह इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका देखिए कई नाम है लेकिन इन सबका मतलब एक होता है। अब इनको सीखेंगे यह क्या होती है। तो देखिए यह क्या प्रमेय होती है। देखिए मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा आपको याद होनी चाहिए। मुख्य प्रतिज्ञा ही मूल प्रतिज्ञा इंपॉर्टेंट आपकी होती है। इसी से देखिए आपके सवाल लगते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, कि अगर कोई रेखा आपको दी गई है वह त्रिभुज की देखिए दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा
उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। मतलब अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। दूसरे भाषा में इसे हम सीखेंगे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यह इंपॉर्टेंट आपकी प्रमेय है, इससे भी आपके सवाल लगेंगे। इसमें आपको यह बताया गया अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, आपको देखिए इसी को चित्र के माध्यम से देखिए यहाँ पर समझाया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीजें है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, इसमें देखिए एक रेखा DE खींची गई है। तो जो त्रिभुज आपका देखिए ABC दिया गया है इसमें एक रेखा DE खींची गई है। जो रेखा आपको DE दी गई है, अगर इस रेखा DE के द्वारा अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर रहे तो अगर इस त्रिभुज में देखिए आपका AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो यदि देखिए AD बटे DB तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC है तो जो DE होगा यह देखिए आपका DE समांतर होगा किसके, BC के। तो अगर अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा यह तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। या आपका देखिए AB बटे आपका देखिए हो जाएगा AD बराबर आपका AC और बटे आपका हो जाएगा AA है तो DE समांतर BC होगा, तभी यह जानते कि आपकी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। या देखिए आपका तीसरा कि अगर AB बटे आपका DB हो जाए बराबर AC बटे आपका EC हो जाए है तो DE समांतर BC होगा, तो जो DE समांतर होगा BC के ये DE समांतर आपका BC होगा। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 नियम आपको सिखाया गया, इन 3 नियमों को आप ध्यान देंगे कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भुजा आपको दी गई है, इस भुजा के द्वारा अगर अन्य दो भुजाओं का अनुपात देखिए बराबर हो रहा है तो यह जो आपकी रेखा होगी यह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। यह इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे देखिए अगर हम बात करें यहां पर देखिए यह देखिए ट्रिक आपको दिया गया है, यही ट्रिक आप याद रखेंगे। संक्षेप में आपको हम ट्रिक के माध्यम से यही चीजें समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। जो देखिए आप प्रमेय इतने डिटेल में पढ़े हैं, उसी प्रमेय को देखिए हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। इस लाइन को याद रखेंगे तभी आप सवाल लगा लेंगे। देखिए जब किसी त्रिभुज में अनुपात बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। जब किसी त्रिभुज में अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अथवा जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो जब अनुपात आपके बराबर होंगे तब रेखाएं समांतर होंगे। इसको ध्यान देंगे, यह जो आपका पहला पॉइंट है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे कि जब किसी त्रिभुज में अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। अथवा कि जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो थेल्स प्रमेय में देखिए यही पढ़े हैं कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो अनुपात बराबर होती हैं। तो जो थेल्स प्रमेय पढ़े
यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ें। इसमें देखिए आपको संक्षेप में हम अगर इसका सारांश निकाले तो यही निकलेगा कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तब अनुपात बराबर होते हैं। तो जब रेखाएं देखिए जब आपके क्या होते हैं कि जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं आपकी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसको आप सीखे। तो नियम क्या सीखे कि जब किसी त्रिभुज में अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, अथवा जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगला पॉइंट, जब किसी त्रिभुज में रेखाएं समांतर होती हैं तो अनुपात बराबर होती हैं, अथवा जब रेखाएं समांतर होती हैं तो अनुपात बराबर होते हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज है, इसको ध्यान देंगे कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तब अनुपात बराबर होते हैं। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तब अनुपात बराबर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आप देखिए प्रमेय 1 और प्रमेय 2 पढ़े हैं, उनका निचोड़ यह सारांश है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तब अनुपात बराबर होते हैं, और जब अनुपात बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो क्या सीखे कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तब अनुपात बराबर होते हैं, या जब अनुपात बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद आगे अगर बात करेंगे, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखेंगे। आपको देखिए प्रमेय 3 दिया गया है, या त्रिभुज के कोण के अर्धकों से संबंधित प्रमेय। अगर देखिए त्रिभुज के कोण के अर्धक से संबंधित प्रमेय, अगर त्रिभुज के कोणों के अर्धक दिए रहेंगे तो उनमें क्या नियम होता है, इनके बारे में सीखेंगे। तो त्रिभुज के कोण के अर्धक, तो त्रिभुज का अगर कोई कोण दिया गया अगर उसका अर्धक है तो तब उससे संबंधित प्रमेय क्या होती है। इसकी देखिए मुख्य प्रतिक्रिया या मूल प्रतिक्रिया क्या है कि त्रिभुज के किसी कोण का अंतःसमद्विभाजक, तो त्रिभुज के किसी कोण का अंतःसमद्विभाजक, अगर त्रिभुज का कोई कोण दिया गया है, अगर उसे अंदर से आप समद्विभाजित कर देंगे तो अंतःसमद्विभाजक उस कोण की सम्मुख भुजा को, तो उस कोण की सम्मुख भुजा को शेष 2 भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि त्रिभुज के किसी कोण का अंतःसमद्विभाजक, तो त्रिभुज का कोई कोण है, अगर उसे आप अंदर से समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो उस कोण की सम्मुख भुजा को, तो उस कोण की सामने वाली जो भुजा होगी सम्मुख भुजा को शेष 2 भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो जो शेष 2 भुजाएं होंगे उनके अनुपात के रूप में अंतः विभाजित करेगा। इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए यहां पर चित्र के माध्यम से समझेंगे इसे, तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, यहां पर देखिए कोण टोटल देखिए आपको A दिया गया है। इस कोण का अंतःसमद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो AD, तो जब AD खींचेंगे तो यह कोण देखिए 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो A/2 हो जाएगा। तो यह देखिए जो रेखा है यह अंतःसमद्विभाजक रेखा है। तो नियम बोले कि अगर किसी त्रिभुज के किसी कोण को अंतःसमद्विभाजित किया जाए, मतलब 2 बराबर भागों में किया जाए, तो यह जो अंतःसमद्विभाजित आपकी जो रेखा होती है या अन्य 2 भुजाओं को आप जानते क्या करेंगे कि समान अनुपात में बांटेंगे। यही देखिए आप सीखे कि यदि कोण BAC, यदि कोण BAC, मतलब इस कोण की बात करेंगे, यदि कोण BAC की अंतःसमद्विभाजक सम्मुख भुजा BC, तो अंतःसमद्विभाजक सम्मुख भुजा BC से बिंदु D पर मिलती है। अगर देखिए बिंदु D पर मिलती है तो देखिए होगा BD बटे DC,
तो BD बटे DC बराबर देखिए होगा AB और बटे आपका देखिए होगा AC। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रमेय है। इससे सवाल देखिए आपको लगेंगे कि इसको हम देखिए व्यवहारिक भाषा में समझेंगे। अगर कोई आपको त्रिभुज दिया रहे, उसमें जो कोण है उस कोण को अंतर समद्वि विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, यह रेखा क्या करती है, सम्मुख भुजा का जो अनुपात होगा अन्य दो भुजाओं के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें देखिए सम्मुख भुजा आपकी क्या है, BC। तो BC को बांटेंगे तो हो जाएगा BD और DC। तो BD बटे DC बराबर आपका देखिए हो जाएगा AB बटे AC होगा। तो इसको ध्यान देंगे कि BD बटे DC बराबर AB बटे AC होता है। इससे आपको सवाल मिलेंगे, इंपॉर्टेंट आपकी प्रमेय है। तो नियम क्या सीखे कि अगर किसी त्रिभुज में किसी कोण का अंतर समद्वि भाजक रेखा खींचेंगे तो जो सम्मुख भुजा आपकी होती है उसका जो अनुपात होता है अन्य दो भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो BD बटे DC बराबर AB बटे AC। इस पे आपको सवाल मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रमेय है, इसको आप याद रखेंगे, इस चित्र को आप याद रखेंगे और इस चित्र के साथ साथ इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो सवाल लगाने में आपकी बहुत ही मदद करेगा। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रमेय 4 आपको दिया गया है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए दिया कि मुख्य प्रतिज्ञा क्या है इसकी, यदि त्रिभुज की कोई भुजा अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित की जाए तो विभाजन बिंदु और भुजा के सम्मुख कोण को मिलाने वाला रेखाखंड कोण को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से देखेंगे कि यदि त्रिभुज की कोई भुजा, अगर त्रिभुज की कोई भुजा अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित की जाए, अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित की जाए तो विभाजन बिंदु और भुजा के सम्मुख कोण को मिलाने वाला रेखाखंड कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब जो प्रमेय 4 दिया गया है यह प्रमेय 3 का विलोम दिया गया है। यह प्रमेय 3 का क्या दिया गया है, विलोम दिया गया है। तो प्रमेय 3 का यह देखिए विलोम है, इसको ध्यान देंगे। यह प्रमेय 3 का क्या दिया गया, बोलिए, विलोम दिया गया है। तो यह प्रमेय 3 का विलोम आपको दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रमेय 3 का विलोम है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चित्र के माध्यम से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आपको दिया गया है। एक देखिए त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, यहाँ पर देखिए AD दिया गया है। इसमें देखिए यदि BD बटे DC बराबर AB बटे AC, मतलब अभी आपको जो देखिए बताए थे उसका विपरीत है। अगर यह देखिए जो सम्मुख भुजा है, इस सम्मुख भुजा का जो अनुपात है अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है। यदि BD बटे DC बराबर AB बटे AC है तो यह जानते हैं कि जो कोण BAD होगा यह बराबर कोण CAD के होगा, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण BAD बराबर कोण CAD होता है। अर्थात क्या निकलेगा कि अर्थात जो यह AD आपका रेखाखंड है यह कोण A को क्या करती है, समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है। तो जो रेखाखंड आपका AD प्राप्त होगा यह कोण A का समद्विभाजक प्राप्त होगा। यह इंपॉर्टेंट आपका है, इसको याद रखेंगे। तो अगर BD बटे CD बराबर AB बटे AC आपका है तो यह जो AD होगा यह समद्विभाजक रेखा होगी कोण A के, इसको ध्यान देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे देखिए अगर प्रमेय 5 की हम बात करें, मुख्य प्रतिज्ञा की देखिए बात करें तो त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक उस कोण की सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो देखिए प्रमेय आपको 5 दिया गया है, इसकी मुख्य प्रतिज्ञा है कि त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक,
तो त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक उस कोण की सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बाह्य समद्विभाजित करता है। कि त्रिभुज के किसी कोण का बाह्य समद्विभाजक, अभी तक अंतः समद्विभाजक पढ़े, अब बाह्य समद्विभाजक पढ़ेंगे। बाह्य समद्विभाजक उस कोण की सम्मुख भुजा को, तो उस कोण की जो सम्मुख भुजा होगी, सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो यह स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। इसको देखिए चित्र के माध्यम से आप समझेंगे, ये आप समझ लेंगे। यह देखिए सूत्र आपकी है, इनको याद रखेंगे। यह देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है। इसमें देखिए भुजा ए को हम के तक बढ़ाई है, तो यह भुजा आपका देखिए क्या प्राप्त होगा, CAK। यहाँ पर देखिए यह जो कोण आपका देखिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा, कोण CAK प्राप्त हो रहा। एक त्रिभुज देखिए आपका क्या है, ABC त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया। यह त्रिभुज आपका देखिए ABC जो दिया गया है, इसमें देखिए इसको A वाले को आगे बढ़ाएंगे। तो जब ए वाले को आगे बढ़ाई है, तो यह जानते हैं कि आपका बाह्य कोण बनेगा। तो इस बाह्य कोण की देखिए बाह्य समद्विभाजक रेखा खींची है, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींची है। तो यह बाह्य समद्विभाजक रेखा है। यही जो बाह्य समद्विभाजक रेखा होती है, यह क्या करती देखिए बराबर अनुपात में बांटती है। तो लिखे हैं कि यदि त्रिभुज ABC के, यदि त्रिभुज ABC के बाह्य कोण CAK का समद्विभाजक है बढ़ाई गई सम्मुख भुजा BC, बढ़ाई गई सम्मुख भुजा BC से बिंदु D पर मिलती है। इसको देखिए BC को आगे बढ़ाएंगे तो बिंदु D पर क्या है कि मिलती है। जब बिंदु D पर मिलेगी तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपका देखिए BD बटे CD, BD बटे CD बराबर यहां से मिलेगा AB और बटे AC। तो ध्यान देंगे क्या देखिए कि BD बटे CD बराबर देखिए आपका AB और बटे आपका देखिए AC। तो यह अनुपात याद रखेंगे कि अगर कोई भी बाह्य कोण यहां से खींचा जाएगा और उसकी यह समद्विभाजक रेखा खींची जाएगी, तो इनका अनुपात बराबर होता है। इसको ध्यान देंगे। यह देखिए कंडीशन का अगर चित्र मिले तो इस सूत्र को आप लगाएंगे। यह सूत्र आपका होता है, इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, इससे सवाल आपके लगेंगे, इसको ध्यान देंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है। अगर इस टाइप का फिगर मिले, यह अनुपात बराबर करके यहां से भुजा का मान निकालेंगे, तो भुजा आपको ज्ञात करना होता है। तो इस सूत्र को केवल आप दिमाग में बैठाइए कि अगर इस तरीके का फिगर रहेगा तो BD बटे CD बराबर AB बटे AC होगा। इसकी सहायता से मान निकालेंगे कि BD बटे CD बराबर AB बटे AC होगा। तो चार भुजाओं में से आपको तीन भुजाओं का मान दिया रहेगा, केवल एक भुजा का मान पूछेगा। तो इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिए आपको मिलेगी प्रमेय 6। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई है समझ में आया होगा। तो जितनी भी चीजें पढ़ाई है सब चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे भी देखिए ये चैप्टर आपको मिलेगा, इसलिए इसको खूब मन से तैयार कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।